हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। तो आप में से जो लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। ओनली 21,999 का ये कोर्स है। लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, 7 बुक्स एट योर डोर स्टेप, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ अवेलेबल है और डेमो भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डेमो देखो। इसके अलावा जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विजेता बैच है। क्लैट पॉइंट से आप सिर्फ बुक्स चाहते हैं तो 7 बुक्स प्लस 50 मॉक्स आपको हमारे क्लैट पॉइंट के मैजिक बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल के लिए आप हमारी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। आप इनमें से भी किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन से आपको ऐप डाउनलोड करनी है और जो भी कोर्स आप एनरोल करना चाहें उसके बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आगे बढ़ने से पहले आज के हिंदू में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, उसको हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लॉ के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट बेंच सीक्स डेटा ऑन अल्टरनेटिव्स टू हैंगिंग। ठीक है, देखो पहली चीज तो ये कि केस का नाम क्या है जिसमें ये मैटर आया है सामने। तो केस का नाम है आपका ऋषि मल्होत्रा, दिख रहा है ना? हाँ, ऋषि मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 की ये रिट पिटीशन आई थिंक पड़ी हुई है कोर्ट के अंदर। 2018 में भी सुनवाई हुई थी इसमें, मुझे याद है उस समय भी कुछ चीजें आई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा था इसके ऊपर कि आपका क्या ओपिनियन है। तो चलिए अभी समझते हैं पहले थोड़ा सा कि हुआ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसमें डीवाई चंद्रचूड साहब एंड पीएस नरसिम्हा जी जो थे, ये दोनों लोग थे। और इन्होंने जो है यहां तक सोचा है कि एक पैनल बनाई जाए और ये देखा जाए कि क्या अल्टरनेट हो सकता है। अभी भारत के अंदर अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है तो वो किस तरीके से उसको मृत्यु की जाती है, तो एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग। हमारे यहाँ पे डेथ पेनल्टी का जो प्रोसेस है वो है हैंगिंग के दौरान। अब हैंगिंग को थोड़ा सा इनह्यूमन इसलिए कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि हैंगिंग के बाद 30 मिनट तक वो इंसान जो है वो लटका रहता है। इसके अलावा देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो प्रॉपर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मरे और 30 मिनट से पहले उसको मरा हुआ घोषित नहीं किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इनह्यूमन, ऐसा लोग बोलते हैं कि इनह्यूमन है। और इसी के चलते हुए रिट पिटीशन डली थी कि भाई जैसे यूएस में लीथल इंजेक्शन यूज होता है तो वो इंडिया में किया जाए जिसमें कि डेथ तो हो जाती है लेकिन पेन नहीं होता। लाइक आप सो रहे हैं, आपको एक इंजेक्शन लगाया, फिर आप कभी नहीं उठेंगे। तो वो वाली बात यहां पे करी गई है। थोड़ा सा प्रोविजंस जानते हैं कि कहां से ये कॉन्सेप्ट है हमारे मतलब जो हमारी कोर्टें हैं ये कैसे दे देती हैं किसी को डेथ पेनल्टी। कहीं तो लिखा होगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन 354 सब क्लॉज 5 जो है ना गाइस, ये बात करता है किस चीज के बारे में? ये बात करता है एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 354 सब क्लास 5। इसके बाद इट ऑल्सो रिफर टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग ये कहते हैं कि हैंगिंग नहीं देनी चाहिए, मतलब हैंगिंग से नहीं मानना चाहिए, तो उसका रीजन क्या दिया जाता है कि भाई डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है तो मरने का भी डिग्निटी के साथ अधिकार है। तो अगर आप किसी को तड़पने के लिए छोड़ रहे हैं मारने से पहले तो वो गलत है। इसके अलावा 40 मिनट, मैं जैसे 30 मिनट बोल रहा था, यहाँ पे 40 मिनट लिखा हुआ है तो 40 होगा। तो मतलब 40 मिनट तक जो है ना वो एक प्रिजनर को डेथ घोषित करने में लग जाता है आफ्टर हैंगिंग। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे क्या रिस्पांस रहा है, तो ये 2018 का रिस्पांस बता रहा हूं मैं। उस समय जो केस आया था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई अभी ना कोई वाइबल मेथड है नहीं हैंगिंग के अलावा, और जो लीथल इंजेक्शन वाला होता है ना इसमें भी चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं। ऑल्दो मैं डेटा ढूंढ रहा था कि मतलब आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, कि जो लीथल इंजेक्शन है ना इसके अंदर क्या परसेंटेज रहती है कि भाई जो फेल हो जाए इंजेक्शन या फिर ऐसा हो कि ना मरे इंसान। तो लीथल इंजेक्शन के केसेस भी कुछ ऐसे सुनने में आए हैं यूएस में कि किसी को मारने की कोशिश करी गई तो भाई फिर वो अस्पताल ले जाया गया, वो मरा ही नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं। तो उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय बोला था कि लीथल इंजेक्शन बट इट वाज नॉट वर्केबल एज देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ इट्स फेलिंग। इसके बाद डेथ पेनल्टी कैसे इवॉल्व हुई हमारे देश के अंदर, तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि हम ब्रिटिशर्स का कानून आगे लेके आ गए हैं। तो 1861 का जो पीनल कोड था
उसको आफ्टर आजादी आगे लेके आगे आ गया, सेम ही चीज चल रही है। तो वहां भी डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर का प्रावधान था, तो वही चीज हमारे देश में 1947 में आई थी। देखो पहले ना हर मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी, उसके बाद ये भी इवॉल्व हुआ है। कैसे इवॉल्व हुआ है? फर्स्ट 5 years आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, डेथ पेनल्टी रिमेन्स एज द नॉर्मल पनिशमेंट फॉर मर्डर। फिर 1955 में ये चेंज किया गया और यहां पे सेशन जज को ये बोला गया कि आप जो है 2 सेंटेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हो मर्डर के लिए, एक है कैपिटल पनिशमेंट और दूसरा है लाइफ इंप्रिजमेंट। तो 1955 में पहली बार ये चेंज आया कि सेशन जज के पास ये पावर दी गई कि आप जो है कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हो और आप लाइफ सेंटेंस भी दे सकते हो। उसके बाद चीजें और इवॉल्व हुई, हमारे देश में अमेंड हुई सीआरपीसी, कब? 1973 के अंदर, और वहां पे पार्लियामेंट ने ये कहा कि जो भी सेशन जज डेथ पेनल्टी देगा उसको रीजंस स्पेसिफाई लिखने होंगे, स्पेशल रीजंस बताने होंगे कि किस लिए सामने वाले को डेथ पेनल्टी दिया गया है। मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन हमारे देश में हैंगिंग का ही है, हैंगिंग से ही मारने का प्रावधान है, बट हाँ आर्मी एक्ट के अंदर हैंगिंग एज वेल एज शूटिंग दोनों का प्रावधान है। जो आर्मी एक्ट 1950 है हमारा, वो हैंगिंग एंड शूटिंग दोनों की बात करता है। इसके अलावा कुछ जो वर्ल्ड में डेथ देने के लिए जो चीजें यूज करी जाती हैं, जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले देखो हैंगिंग, ठीक है, ये इंडिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, पाकिस्तान, ईरान में काफी यूज होता है। शूटिंग का तो ये भी काफी सारे कंट्री जैसे कि चाइना, ताइवान, बेलारूस, रशिया हो चुका है वहां पे यूज। लीथल इंजेक्शन जो है वो पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में 1982 में यूज किया गया था, उसके बाद काफी सारे कंट्रीज ने इसको अडेप्ट किया। आज भी लीथल इंजेक्शन जो है वो यूएस में यूज होता है। इलेक्ट्रोक्यूशन ये सिर्फ और सिर्फ यूएस में यूज हुआ है एंड फिलीपींस में यूज हुआ है। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का झटका देके किसी को मार दिया गया। गैस इनहेलेशन ये तो बहुत ही मतलब बारबेरिक है और नाजी जर्मनी में ओनली ये यूज हुआ था एंड यूनाइटेड स्टेट्स लुथानिया में भी पहले ये यूज हो चुका है। अभी इसमें लिखा हुआ है नाउ ओनली लीगल इन अरिजोना, कैलिफोर्निया, ओक्लाहोमा एंड वायोमिंग, तो ये आपने जाना, ठीक है। इसके बाद देखो अगला जो तरीका लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन क्या होता है? कोई बताएगा, कोई सोचेगा? ये होता है किसी की गला काट देना, ठीक है। इसके बाद स्टोनिंग, पत्थर से मारना, पत्थर को जोर जोर से किसी बंदे को बांध के उसके ऊपर पत्थर फेंकना, तो उसको मार दिया जाता है। तो दीज आर सब मेथड जो विश्व में अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं और हमारे यहाँ पे हैंगिंग यूज होती है। इसका अल्टरनेट जो दिख रहा है ना वो लीथल इंजेक्शन दिख रहा है, क्योंकि शूटिंग भी ऑल्सो वेरी पेनफुल होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए कल 2-3 आर्टिकल्स निकले थे छोटे छोटे से, तो उसमें तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है ना वो ये है कि यूएन, हिंदू में निकला था कि यूएनएससी में भारत का नॉन परमानेंट मेंबर का जो टर्म था 2 years का, वो अभी कंप्लीट हुआ था। तो उसके बारे में कि कैसा वो रहा है, तो थोड़ा सा पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की बॉडी है। 24 अक्टूबर 1945 को ये फॉर्म हुई थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन है ही है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं प्लस 10 नॉन परमानेंट। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये 2 years के लिए रोटेट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं आपके? इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है यूएस, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूके। भारत जो है ना, आई थिंक मेरे को अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, पर 8th टाइम नॉन परमानेंट मेंबर बना है। ये चेक कर लेना एक बार फैक्ट, लेकिन मुझे जहां तक 100% में से 0.1% की अभी थोड़ा सा डाउट हुआ है। 8th टाइम जो है ना भारत नॉन परमानेंट मेंबर बना था। ये सब फैक्ट है, याद करना है, देख लेना, गलत हो तो मुझे बता भी देना और अपने कॉपी में सही चीज नोट करना, क्योंकि क्वेश्चन ये सब बन सकते हैं अगर यूएनएससी या इन सब पे नॉन परमानेंट मेंबर्स पे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आपको ये समझना है कि इंडिया जो है वो आपका 8th टाइम नॉन परमानेंट मेंबर बना है 2 साल के लिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस 2 साल में जो भारत का टेन्योर रहा है वो कैसा रहा है और क्या क्या चीजें हमने देखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये है टीएस तिरुमूर्ति। तो 24 मंथ जो थे ना उसमें से 18 मंथ तो यही भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन में
यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर में। इसके बाद इन्हीं के द्वारा कल एडिटोरियल भी आया था, इन्होंने ही लिखा था। हाँ यार देखो एर्थ ही तो है, सही तो बोला मैंने, है ना? ठीक है, चलिए हमने जो है किन मुद्दों पे अपना टॉपिक्स रखे हैं या फिर हमने किन मुद्दों पे फोकस किया है एज ए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, यूएन पीस कीपिंग, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल साउथ। इसके अलावा भारत जो है काफी सारी कमिटीज का भी मेंबर रहा है ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर। देखिए कौन कौन सी है: तालिबान सैंक्शन कमिटी, लिबियन सैंक्शन कमिटी, काउंटर टेररिज्म कमिटी। ठीक है, तो ये कुछ कमिटीज हैं जिसका भारत मेंबर भी रहा है। तो ये कुछ चीजें थी कि भाई भारत ने क्या किया और भारत का टेन्योर क्या रहा, भारत ने उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज अचीव करी। एडिटोरियल में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि हमने भाई म्यांमार में क्या स्टैंड लिया, हमने अफगानिस्तान इशू में क्या स्टैंड लिया, हमने यूक्रेन में क्या स्टैंड लिया। जैसे कि यूक्रेन में भारत ने कहा हम इंडिपेंडेंट हैं, वो कंट्री का इंडिविजुअल मामला है, उस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ये वाली चीजें सब इन्होंने लिखी थी कि भारत का क्या रहा है। तो वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीजें आपको पता है कि भारत का क्या स्टैंड रहा हुआ है, तो उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है ना वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड। ये भी कल एक आर्टिकल आया था, उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, अलग से चीजें ऐड करके मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। वो जो पहला आर्टिकल था ना वो आज का ही था, फ्रंट पेज का था द हिंदू का। इसके बाद बाकी कोई इतनी न्यूज़ थी नहीं, फॉरेन पेज पे कुछ न्यूज़ हैं वो देखेंगे। बाकी कल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं, तो वो अभी कवर कर रहे हैं। तो HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो पहले क्या होता था, किसी भी कंट्री का परफॉर्मेंस जो है ना वो GDP से नापा जाता था। GDP मतलब कि भाई मैं आपको बहुत हाइपोथेटिकली और लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। आप ऐसे समझो कि एक बंदा है, उसका नाम है राम। वो बंदा जो है ना बहुत पैसे कमाता है, लेकिन उसकी पूरा फैमिली जो है ना वो खुश नहीं है। समझ रहे हो, मतलब वो पैसे कमा रहा है लेकिन उसकी पूरे फैमिली के पास वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर कुछ और कारण की वजह से उसकी फैमिली खुश नहीं है। तो GDP जो पहले होता था, जो कमाई होती थी, कमाई कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया कि भाई सामने वाला खुश है कि नहीं है ना। तो इसी के चलते हुए 1990 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 1990 के अंदर एक चीज समझ में आई कि भाई सिर्फ GDP से कुछ नहीं होगा। तब यहां पे फिर लेके आया गया क्या, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। HDI जो है ना वो 3 क्राइटेरियाज पे, 3 पैमानों पे चलता है। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है नॉलेज। ये जो इंडेक्स आता है ये 3 क्राइटेरियाज पे आता है। पहला लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा नॉलेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखो रुपया पैसा जो है ना ये तो बस एक पॉइंट है, इसके अलावा कि आप कितना दिमाग में चीजें स्टोर कर पा रहे हो, आपका शारीरिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे, न्यूट्रिशन लेवल पे क्या ग्रोथ है, देन आप हेल्दी हो कि नहीं हो। तो ये कुछ इनके भी सब कैटेगरीज हैं, लेकिन ये मेन 3 हैं जिनके अंडर में चीजें होती हैं। बाकी फिर उसमें भी कितने भी तरीके से हो सकते हैं कि डिसेंट लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर भी बहुत सारी स्केल्स हो सकती हैं, पर आपको याद ये 3 चीज करनी है। भारत का अगर लास्ट हम इंडेक्स देखें HDI का जो आया था, वो आया था 2021-22 में, जिसमें इंडिया की रैंक ना बहुत ही खराब थी। इंडिया रैंक्स 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, जिसमें कि श्रीलंका, बांग्लादेश से भी हम पीछे हो गए थे। पाकिस्तान की क्या थी बताना। तो ये चीजें भारत के लिए अच्छी नहीं थी और उसी के ऊपर हमारे देश में काम करने की जरूरत है, और उसी के ऊपर एडिटोरियल आया था। अब वो सुझाव दिए गए थे कैसे इंप्रूव हो सकता है, वो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट्स अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, वो देख लिया हमने। इसके बाद अभी क्या हुआ है, ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस लॉन्च करी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी 2-3 दिन पहले। तो उसी से रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल आ रहे हैं। ऑल्दो मिलेट के ऊपर ना एक पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल में। आपको याद होगा कि इंटरनेशनल जो ईयर ऑफ मिलेट बना दिया है 2023 को, तो उस समय हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मिलेट को। बट देन बात यह है कि अब थोड़ा सा उसको कुछ नए पॉइंट जो हैं वो उसी नोट्स में ऐड कर लेना। जिन्होंने वो टॉपिक अभी सर्च नहीं किया है तो वो सर्च कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मिलेट क्लैट पॉइंट, आपको सबसे ऊपर द हिंदू एनालिसिस आ जाएगा जो भी उस दिन हुआ होगा, और उसमें आप इस टॉपिक को खोल के पढ़ लेना। आप ऐसे और भी टॉपिक्स आपको जो सर्च करने हो वो कर सकते हो, उस टॉपिक का नाम लिख के क्लैट पॉइंट। द हिंदू के अंदर हम आज की डेट में ऐसे एल्गोरिथम डालते हैं, टाइटल में वो जो भी टॉपिक होता है वो ऐड कर देते हैं, जिससे कि व्हेन यू विल सर्च वो टॉपिक क्लैट पॉइंट आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक
ठीक है, बट शर्त ये कि वो हुआ होना चाहिए हम लोगों के सेशन में कभी। तो अभी क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट। इन्होंने बोला है कि भाई मिलेट इज डोर टू प्रॉस्पेरिटी, और ये बोला है कि कॉर्नर स्टोन ऑफ न्यूट्रिशन है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए यूज किया जाएगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि मिलेट देखो बिल्कुल हेल्दी होता है, तो वो फ्यूचर में बहुत काम का है, और ये इन्होंने शब्द यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दिया है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने अपने बजट के सत्र में जब उन्होंने बजट प्रनाउंस किया था, तो उन्होंने मिलेट को ना श्री अन्ना कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मिलेट पे क्वेश्चन आया ना तो ये पूछा भी जा सकता है कि श्री अन्ना से क्या मतलब है, या फिर कुछ इस तरीके की चीजें, या किसने कहा था। तो श्री अन्ना मिलेट को कहा था। मिलेट को क्यों कहा जा रहा है यार, वो आर्टिकल जो सेशन है ना जो हमने मिलेट वाला किया उसमें सब बताया हुआ है मैंने, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। मिलेट ना ग्लूटेन फ्री होता है, और मिलेट बहुत हेल्दी भी होता है, न्यूट्रिशन भी बहुत होता है। वीट में ना कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। वीट का एक्चुअली क्या हुआ कि भाई थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हुआ ना, तो लोग वीट पे आ चुके हैं। और दूसरा, वीट जो है ना बनाने में रोटी वोटी ईजी है, मिलेट की रोटी बनाना इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये जो इश्यूज आते हैं ना, इसके अलावा ब्रेड जो है, मतलब वीट से ब्रेड बनता है जो मोस्टली वर्ल्ड में, कोई रोटी के फॉर्म में खा रहा है, कोई ब्रेड के फॉर्म में खा रहा है। तो लोगों का जो खाने का तरीका हो गया ना वो वीट की तरफ हो चुका है। ऑल्दो वीट में कोई भी न्यूट्रिशन वाइज ज़्यादा कुछ है नहीं, और ग्लूटेन बहुत ज़्यादा है जो आपको फैट एंड एवरीथिंग देता है, बट मिलेट में ये सारी चीज़ें नहीं है। बट मिलेट की रोटी बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अभी मेरे यहाँ पे घर पे जो दीदी आती हैं काम करने वाली, तो मैंने उनको जब ये मिलेट विलेट का इतना हो रहा था, देखो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा पड़ता है। अभी पहले कोई मिलेट विलेट इतनी याद नहीं थी, लेकिन जब अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हुआ, सब लोग इतना एम्फेसिस कर रहे हैं, तो मैंने भी कहा चलो मिलेट खाते हैं। तो मैंने रोटी को मिलेट से बदल दिया, आटे को, गेहूं के आटे को। तो उनको बहुत डिफिकल्टीज होने लगी रोटी बनाने में, तो ये इशू फंस जाता है। तो वो कह रही भैया नहीं हो पाएगा ऐसे वैसे। तो कहने का मतलब है कि मिलेट का रोटी बनाना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क। तो आप लोग भी अपने घर में कुछ नहीं तो ये करवा सकते हो कि मिलेट को ना आटे से मिक्स करवा दो, जो आटा मतलब वीट वाला आटा है, और इसमें आप चाहो तो बेसन भी मिला सकते हो। आप कहोगे सर ये आप क्लैट की कोचिंग करा रहे हो कि हेल्थ की, छोड़ो हटाओ। IMF क्लियर्स 3, बिकॉज बेसन का भी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छा है, वो फ्राइड वाला बेसन नहीं, आप रोटी खाओगे इट्स गुड। IMF क्लियर्स 3 बिलियन, ये आज की न्यूज है। IMF क्लियर्स $3 बिलियन बेल आउट फॉर श्रीलंका। आपको पता है कि श्रीलंका क्राइसिस में था, उसको पैसा चाहिए था IMF से। अब प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ये पैसा सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। श्रीलंका में ना यार करप्शन एंड ये सारी चीजें बहुत हैं। अब ये पैसा जिस तरीके से वहां की सरकार यूज करे वो मैटर करेगा कि वो कैसे अपने देश को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर वहां पे ये पैसा फिर से इधर उधर हो गया तो श्रीलंका तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। बट ये है कि अब सरकार को बहुत ही सचेत होकर पैसा खर्च करने की जरूरत है, और आई होप चीजें बेटर हो। श्रीलंका की इकोनॉमी क्यों खराब हुई थी हमने पढ़ रखा है, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला कारण था टूरिज्म, कोविड के बाद इंपैक्ट हो गया था। दूसरा बहुत करप्शन था, सारे राजपक्षा ब्रदर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स पोस्ट पे थे। तीसरा हमने रीजन क्या देखा था, तीसरा रीजन हमने देखा था कि भाई इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया था, तो किसानों की फसलें खराब हो गई थी। चौथा हमने फॉरेक्स रिजर्व देखा कि भाई पैसे ही नहीं थे डॉलर्स में, फॉरेन करेंसीज नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कुछ था नहीं। बस यही कुछ कारण थे, कुछ छूट गया हो तो बता देना। एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसका जवाब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि आज हमने P5 कंट्रीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ईरान न्यूक्लियर डील में हमने नाम सुना है P5+1, तो ये 1 कौन था ये बताना, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद IMF के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। 27 दिसंबर 1945 को ये फॉर्म हुई थी, 27 दिसंबर 1945। पर्पस क्या है, तो ये तो ठीक ही है, बता ही दिया है, कुछ और इसमें है नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हैं इसके क्रिस्टलिनिया जॉर्जिवा, और तो बाकी कोई चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। किसकी बॉडी है, तो UN के अंडर में आती है। ये हमारा आज का सेशन हो जाता है ख़त्म। आज की कुछ फॉरेन न्यूज़ हैं वो भी देख लेते हैं, आज ही के पेपर की है। तो बांग्लादेश केयरफुल अबाउट चाइनीज लोन से प्राइम मिनिस्टर हसीना। बांग्लादेश ने भी चाइना से काफ़ी सारा पैसा ले रखा है, तो चाइना के जो डेट ट्रैप हैं, श्रीलंका में हालत देखी, पाकिस्तान में हालत देखी, तो उसी पे वो बोल रही हैं कि नहीं भाई हम सचेत हैं, हम ध्यान रख रहे हैं। इसके बाद जापान प्राइम मिनिस्टर किशिदा विजिट बूचा इन स्टडी ट्रिप टू यूक्रेन। G7 कंट्री के ये लास्ट लीडर हैं जो यूक्रेन विजिट पे गए हैं, इससे पहले सारे जा चुके हैं।
बूचा जगह कौन सी है? आपको याद होगा कि यूक्रेन ने यह आरोप लगाया था कि बूचा के अंदर जो है काफी सारा नरसंहार किया है रशियन फोर्सेज ने। रशिया कह रही है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने खुद ही करा दिया है। पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस मैटर को बहुत उठा रही है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है बूचा में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बूचा मैसेकर के नाम से काफ़ी फेमस हुआ था वो, तो उसी जगह पे ही गए हैं। तो ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, क्या सच है क्या गलत है ये आपको हमको नहीं समझ में आएगा। यूके फॉर्मर पीएम जॉनसन एक्सेप्ट्स एमपीज वर मिसलीड ओवर पार्टीगेट। क्या था पार्टीगेट स्कैंडल? कोविड के दौरान इन्होंने पार्टियां करी थी जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, और बहुत सारे लोगों को बुलाया था जो कि अलाउड नहीं था। पूरी कहानी है, हमने देखा हुआ है, कोई न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। सो आई होप गाइज यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।